नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा रचित है मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक प्राकथन का अध्ययन किया। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए इस श्रृंखला की कड़ी में हम लोग पहुँचे हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला में भी हमने कुछ चीज़ें बता दी, जैसे स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद होते हैं, उसके बाद उदित क्या बोलते हैं, अयोगवाह कितने, इन सब चीज़ों को हमने पढ़ा। अब आगे पैराग्राफ संख्या नहीं, पेज संख्या 41, यदि आप लोगों के पास पुस्तक है तो पेज संख्या 41 बाबूराम सक्सेना की जो संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका है उस पुस्तक का पेज संख्या 41 खोल लीजिए, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए पेज संख्या 41 क्या कह रहा है कि अनुसार यदि पंचवर्गीय अक्षरों से पूर्व आवे तो उसका उच्चारण उस वर्ग के पंचम अक्षर सा होता है। ठीक है, अब समझिएगा इसको। कह रहा है कि पंचवर्गीय अक्षरों से पूर्व, वर्गीय अक्षर कौन है? जो है पाफा बा भम्मा क ख ग गंगा चचा जझैया टठा डना ता था धना पाफा बा भम्मा, इतने जो 5 वर्ण गिने जाते हैं ये सब वर्गीय वर्ण है ना। तो इन वर्गीय वर्णों में से यानी जो ये 25 वर्गीय वर्ण हैं, इनमें से यदि कोई अक्षर से पूर्व, इनमें से जो कोई अक्षर है उससे पूर्व यदि अनुस्वार आता है तो जो अक्षर आया है अनुस्वार के बाद वाला उसका 5वें अक्षर जैसा उच्चारण किया जाता है। बात को समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि पंचवर्गीय यानी जो कुचु टुपु 5 उदित हैं का वर्ग कितने वर्गीय हैं? 5 वर्गीय व्यंजन है ना। का वर्ग है, एक मिनट, ये पेंसिल क्यों नहीं चल रही। का वर्ग है 1, 5 ऐसे वर्गीय वर्ग है ना। तो इनके अंतर्गत जैसे काका का कहेंगे जो 25 वर्ण आते हैं, इन 25 वर्णों से पूर्व कह रहा है कि अनुस्वार आवे तो वो उसी वर्ण, जो वर्ण आया उस जिस वर्ग का वर्ण है उसी वर्ण के जो अंतिम अक्षर होगा उससे जैसा उच्चारण होगा। अब एक उदाहरण देख लीजिए, यहाँ उदाहरण नहीं दिया गया है। जैसे आप देखिए पंचम, ठीक, अब पंचम है। अब ये अनुस्वार का जो है सिंबल है, चिन्ह है अनुस्वार का ना। तो ये देखिए किस वर्गीय व्यंजन के बाद आया है, पहले आया है। तो चा क्या है, वर्गीय व्यंजन है। तो चा वर्गीय व्यंजन है और चा वर्गीय व्यंजन से पहले क्या आया है, अनुस्वार आया है। तो अब जो है जो इसका उच्चारण है ना, इसी चा का जो अंतिम अक्षर है चा छा जा झा इया, यह है ना, तो इया के जैसा इसका उच्चारण होगा। अब पढ़िए आप पंचम, क्या आ रहा, न्या आ रहा है पंचम। अब देखिए पंचम को इसी कारण, यही कारण है कि पंचम इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी पंचम हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो चा है इसका अंतिम वर्ण जो है वो या है और अंतिम वर्ण जैसा इसका उच्चारण किया जाता है यदि इससे पहले अनुसार आता है, तो इसी इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आया? चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब ये इतना समझ में आ गया कि अनुस्वार यदि किसी वर्गीय वर्ण के पहले आए तो जो वर्ण आया है वर्गीय व्यंजन और जिस वर्ग का, उस वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसके जैसा उच्चारण होगा और उसके जैसा 5वां अक्षर लिखा भी जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। यहाँ यदि अन्यत्र आवे तो उसका एक भिन्न ही केवल नासिका से उच्चारण होता है। इस कारण इसका व्यक्तित्व भी अलग है। इसी कारण कह रहा है कि इसका व्यक्तित्व भी क्या है, अलग है। आगे देखिए, व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण महाप्राण भी होता है। यानी व्यंजनों के भेद हमने बताए कि अंतस स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन है ना, इस तरीके से हमने भेद बताया। लेकिन उस भेद के अतिरिक्त इनका जो है और एक भेद और भी होता है। व्यंजनों का एक भेद अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत वे व्यंजन आते हैं जिनको उच्चारित करने में यानी जिनको बोलने में कम अल्प प्राण, कम ध्वनि का प्रयोग होता है, कम ऊर्जा लगती है, और जिनको बोलने में अधिक ऊर्जा लगती है उसे महाप्राण भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने जिसके उच्चारण में कम श्वास की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण और जिनके अधिक वे महाप्राण होते हैं। आप देखिए का बोलिए, ख, गा, का, ख, ग, घा, ंगा।
तो वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होते हैं और अंतस्थ वर्ण जो होते हैं, यानी 11 अलावा जो है अंतस्थ वर्ण है, पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 135 और अंतस्थ ये क्या होते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। कैसे प्राण होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आप पहले आता है, वन भी पहले आता है, तो पहला, तीसरा, एक एक छोड़ करके पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण जो होता है वर्गीय व्यंजन का, और जो अंतस्थ वर्ण है इनके अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण क्यों होते हैं? क्योंकि इनको बोलने में कम समय लगता है, कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, इसको आप टेल दे दीजिए। अल्प प्राण व्यंजनों का भेद अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर दो प्रकार के हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है और अंतस्थ वर्ण आता है। ऐसे हेडिंग डाल के लिख लीजिए। दूसरा दीजिए महाप्राण। महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है। महाप्राण में क्या आता है? दूसरा और चौथा वर्ण आता है। इसके अलावा सल वर्ण आते हैं, यानी शा, श, शाह, शा, शा, सा और हा, ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है? और शेष अर्थात वर्णों के दूसरे और चौथे और जो ऊष्म वर्ण है वो महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, आगे कह रहा है तीसरा नंबर, उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई श्वास को स्वच्छता से न निकाल कर उसे मुख के अवयव विशेषों से या नासिका से विकृत करके निकाला जाए। कह रहा उच्चारण का उपाय यह है कि उच्चारण करने का उपाय यह है कि अंदर से आती हुई जो सांस है उसको स्वच्छता से ना निकाल कर उसे मुख अवयवों विशेषों, मतलब उसको स्वच्छता से ना निकाल करके, जैसे हम लोग उच्चारित कर देते हैं मुख से आराम से, लेकिन जब हमको व्याकरण का ज्ञान होता है तो जहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं शुद्ध तरीके से कैसे उच्चारित किया जाता है उस तरीके से विकृत करके निकाला जाए, यही उच्चारण का उपाय है। इस विकार से उत्पन्न करने में नासिका मुख के भाग के प्रयोग में आते हैं, और जो ये विकार है इसको उत्पन्न करने में नासिका तथा मुख के भाग जो हैं वो प्रयोग में आते हैं। यानी किसी वर्ण को आपको शुद्ध शुद्ध उच्चारित करना है तो शुद्ध शुद्ध उच्चारण के लिए हमको, जैसे का है कंठ से बोला जाता है, तो का तो इनके भागों को हम लोग उपयोग करके, जो मुख के जिस भाग से ये वर्ण बोले जाते हैं उन भागों का उपयोग करके हम शुद्ध शुद्ध वर्णों को उच्चारित कर सकते हैं। विकार के कारण ही नादों में भेद पड़ जाता है, और विकार के कारण जो नाद हैं उनमें भी भेद पड़ जाता है। जिन जिन अवयवों से विकार उत्पन्न किया जाता है उनको नादों का स्थान कहते हैं, और जिन जिन वर्णों से मतलब विकार उत्पन्न किया जाता है उन्हें नादों, अच्छा वर्णों को नाद भी कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण को नाद भी कहते हैं। तो नादों का जो है स्थान कहा जाता है या उच्चारण स्थान कहा जाता है, वर्णों का उच्चारण स्थान कहा जाता है जिन जिन अवयवों के विकार से उत्पन्न किया जाता है। यानी जिस मुख के जिस भाग से जिस वर्ण को हम उच्चरित कहते हैं उसे वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। जैसे हमने कहा का है, तो का को हम कंठ से बोलते हैं, तो अगर कहा जाए कि कंठ का उच्चारण स्थान क्या है तो का है। चा का उच्चारण क्या है तो तालु है, तालु से हम चा बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि जो नाद चा है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो नाद चा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, ये यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, हमारे वर्णों के स्थान इस प्रकार है। हमारे जो वर्ण हैं उनके स्थान इस प्रकार हैं। तो यहाँ देखिए, आ, का विसर्ग और का वर्ग जो है इनको कंठ से बोला जाता है। इसका एक सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। नीचे देखिए दिया होगा शायद इसमें, ये देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठा पहले का है, ये आप नोट कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए वो सूत्र भी दिए गए हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो ये आपका पहले का है। देखिए ये जो है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यहाँ लिख कर के आप ऐसे सूत्र लिख लीजिए। उसके बाद लिखिए आ बड़ा विसर्ग और का ख गा घा इंगा, ये कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए कंठ। अब देखिए ईचू यशा नाम तालु, देखिए दूसरा लिखा है ईचू यशा नाम तालु, तो ईचू यशा नाम तालु, इस सूत्र को देखिए, आप सूत्र देखेंगे तो थोड़ा अच्छे से। ई का मतलब होता है, यहाँ पे जो ई दिया गया है इस ई का मतलब होता है छोटी ई या बड़ी ई। चू का मतलब होता है चा वर्ग, चा छा जा झा
जो भी वर्ण आते हैं 5 वो सारे वर्ण आएंगे। और या का मतलब होता है या, और शा का मतलब ये वाला शा। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इसीलिए सूत्र बना दिया कि इच्छु यशा नाम तालु। अब जब ये आपको याद रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। इसीलिए ये सूत्र बनाए गए हैं, ताकि यदि सूत्र आपको ध्यान में रहेगा तो आपको अलग अलग वर्णों को कंठस्थ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये वर्ण कहाँ से बोले जा रहे हैं, कहाँ से नहीं बोले जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो है कोशिश करिएगा कि जो ये सूत्र हैं इसके आधार पर आप वर्णों को उच्चारण स्थान को याद करने का प्रयास करेंगे तो ये कभी मतलब बहुत दिनों तक कभी भी आपको किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो आप बोल कर कभी कभी नहीं हो पाती अभिव्यक्ति, तो आप जो है इन सूत्रों की सहायता से आसानी से पता कर पाएंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब ऊपर देखिए इच्छु यशा नाम तालु जो है ये दूसरे वाले का उदाहरण है। ई या चा छा जा झा इया और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। यहाँ पे या छूट गया, या भी एक लिख लीजिएगा, या का भी उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है, अगले पे आइए। दूसरे का ये सब देखिए, दूसरा है ये, तो ये दूसरे का ये सब उदाहरण। फिर कह रहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये सूत्र कह रहा है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री और टू से हमने क्या बताया था? टा वर्ग, यानी टा ठा डा ठा ड़ा। ये देखिए ये री, छोटी री और बड़ी री और रा। ठीक है, और टू से टा वर्ग टा ठा डा ठा ड़ा। और उसके बाद कहा सा, ये वाला शा जो है इसको कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। अब ये आपको सूत्र याद है तो देखिए री टू, टू मतलब टा वर्ग, रा मतलब रा, शा मतलब ये वाला शा, और इनको कहाँ से उच्चारित किया जाता है? तो मूर्धा से उच्चारित किया जाता है। अगला देखिए इसमें लिखा है ऋतु लशा नाम ऋतु लसा नाम कंठा दंता, ऋतु लशा नाम दंता। लृ, ये देखिए लृ, तु यानी ता वर्ग, ता था दाधा लृ या लृ दोनों लृ, और ला, लशा नाम कह रहा है ना ला, और ये वाला शा, शा का मतलब ये वाला शा, सा, और तू, तू का मतलब ता वर्ग। ये सब कहाँ से बोले जाते हैं? ये सब बोले जाते हैं आपके दंत से बोले जाते हैं। यही ये सूत्र कह रहा है। इन सूत्रों को जो है नोट करते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जैसे ये लिखा हुआ है कि उच्चारण स्थान, वहाँ पे आप लिख लीजिए ऐसे ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस तरीके से। हालांकि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आई थिंक इतनी चीज़ें तो पता ही होगी। फिर भी मैं ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनको नहीं शायद जानकारी हो, तो उनके लिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब आगे देखिए उपु उपधिमानीय नाम ओष्टो। ये सूत्र कह रहा है आपकी ऊ का मतलब हुआ छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ। देखिए इसको ज़रा से नीचे करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है ये वाला उदाहरण, इस पे लागू होगा, है ना? ये वाला उदाहरण जो है इस पे लागू होगा। ऊ बड़ा ऊ, उपधमानी पाफा जो होता है उसके आगे ऐसे आधा लिखा होता है ना, पा और फा उसके आगे आधा जो है व्यंजन लिखा होता है, तो ये उपधमानी ये जो वर्ण है, और पाफा बाभा मा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक, अब लास्ट में यहाँ पे नहीं दिया गया और एक सूत्र दिया गया है कि इया म गणना नाम नासिका चा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि चा का अर्थ क्या होता है? तो आप सभी का उत्तर यही होगा कि चा का अर्थ होता है क्या? और। ठीक है, अब यहाँ पे और देखिए, पहले और कह रहा है कि इया म अंगा ड़ और न, यानी कि ये जो 5 अक्षर हैं, वर्गीय व्यंजन के जो 5वें अक्षर हैं, इया म ग ड़ न, इन सब का उच्चारण स्थान होता है नासिका चा। नासिका चा। और नाक, और नाक क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो अपने वर्ग के उच्चारण स्थान हैं वहाँ से तो ये बोले ही जाएंगे। अपने वर्गीय जो उच्चारण स्थान है, वर्ग का इनके जो उच्चारण स्थान है, वहाँ से तो बोले ही जाएंगे, लेकिन उस उच्चारण उसके अलावा नासिका चा और नासिका से भी बोले जाएंगे। जैसे कंठ इसमें का वर्ग आता है तो का खा गा अंगा है, और अंगा यहाँ भी है। अंगा कह रहा है कि नासिका से बोला जाता है। ठीक है, अब अंगा कंठ के अलावा नासिका से भी बोला जाएगा। ऐसे माँ है, माँ जो है
ओष्ठ का वर्गीय व्यंजन मतलब ओष्ठ वाले वर्गीय व्यंजन है ये। माँ ओष्ठ से बोला जाता है, तो ओष्ठ के अलावा भी ये नासिका से भी बोला जाएगा। यानी जो वर्गीय व्यंजन के 5वें अक्षर है वो अपने उच्चारण स्थान जो है उनके वर्गीय व्यंजन वर्ग का जो उच्चारण स्थान है उस उच्चारण स्थान के अलावा और, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा सूत्र देखिए बहुत ध्यान से, सूत्र में ही सब कुछ है। और ये नाक से ही बोले जाते हैं, ये सूत्र ये बता रहा है। अब आगे देखिए एक सूत्र और है, एक सूत्र है ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो कंठ तालु। तो ए जो है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। कौन से में? ए और ए, इसकी मात्रा नहीं होगी, इस पे होगी। ए और ए कंठ तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद है ओ दो तो कंठोष्ठ, ओत और औत। ओत ता हलंत होता है ना, ओत को ता कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओ। और औत का औ का ता कट जाएगा तो औ बचेगा। यानी ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ। ये कंठ और ओष्ठ दो जगह से बोले जाते हैं। और ए जो है कंठ तालु से बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ, और जो वा है आपका, वाह उच्चारण स्थान क्या है? वाह बोलिए, देखिए वैसे भी ओंठ और दंत दोनों टच कर रहा है, तो वकार से दंतोष्ठ कहा गया है कि जो वाह वर्ण है वो दांत और ओंठ दोनों से बोले जाते हैं, है ना। वकार से दंतोष्ठ क्या कह रहा है कि जो वाह है, ये देखिए ये वाला सूत्र देखिए रे, तो ये कह रहा है कि वाह को दांत और ओंठ दोनों से बोले जाते हैं। इसको आगे लिख लीजिएगा। उसके बाद जीवा मूल्य से जीवा मूल्य, जीवा मूल्य दो वर्ण हैं, अयोग वाक्य के अंतर्गत आते हैं ना। तो का के आगे ऐसा आधा मात्रा लगी हो और खा के आगे आधा मात्रा लगी हो, तो ये दोनों जीवामूली कहलाते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? जीवामूल है, ठीक। और उसके बाद कहा नासिका अनुस्वारस्य, कहा नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो अनुस्वार है, जैसे अंग, जैसे ए के बाद बिंदी लग गई, ये है जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है अनुस्वार का चिन्ह है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब आई थिंक आप लोगों को ये सारे सूत्रों का हमने व्याख्या कर दी और आपको समझ में भी आ गया होगा। आप शार्ट नोट्स बनाते चल रहे होंगे, लिखते चल रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि इन सबको अलग अलग तरीके से, मतलब एक विधिवत तरीके से और संक्षिप्त तरीके से हम आप लोग को नोट्स उपलब्ध कराएं या बताएं इसके बारे में, तो एक बार पुनः इसी के आधार पर जो संस्कृत व्याकरण की प्रवेश का मूल ग्रंथ खत्म हो जाएगा, जब तो मूल ग्रंथ खत्म होने के पश्चात मैं आप लोगों को इसका जो मेन निचोड़ है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का जो मेन है, जो इसका निचोड़ है, उसको लेकर जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे और उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और देखिए वादा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि मेरा 99% ये कोशिश रहेगी कि मैं वो वीडियो भी आप लोगों तक उपलब्ध कराऊं और जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो और समझने में, क्योंकि मूल ग्रंथ में देखिए इसमें खिचड़ी हुई है, उसको थोड़ा सा और समझाएंगे। तो आपको मूल ग्रंथ पढ़ाने का मेन मतलब ये था कि लाइन बाय लाइन आप उस चीज़ से रूबरू हो। लेकिन जब हम दूसरे उसमें लेकर वीडियो उपस्थित होंगे निचोड़ को लेकर के इस संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका को, तो उसमें आपको जो चीज़ें हैं, जो सूत्र वगैरह हैं, वो और थोड़ा सा और क्लियर होंगे, ठीक है। इसके पश्चात जो है नमो नमः मित्रों, आगे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। और आगे वर्णमाला का जो बचा हुआ भाग है, एक भाग में यानी ये 13वां भाग है आपका जो पढ़ा रहे हैं, 14वें भाग तक वो आपका वर्णमाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कल शाम तक या रात तक संधि जो अगला चैप्टर है संधि पर वीडियो बनाऊँ और दूँ। और यदि आपको लगता है कि हमारे चैनल को प्यार दुलार देना चाहिए तो नए सब्सक्राइबिंग अवश्य करें। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, व्यय कृते वर्धन्ते विद्या विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो वही है कि मैं तो विद्या जो भी मुझे जानकारी है उसका 100% आप लोगों तक देने का प्रयास कर रही हूँ। हाँ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी थी कि यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है मेरे पढ़ाने में, कुछ जैसे जल्दबाजी में कभी कुछ चीज़ें गलत हो जा रही हैं, कभी कभी जो है होता क्या था, इंसान है, मन के प्रत्येक गलतियाँ इंसान से ही होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत कुछ जानकारी भी रहती है, तब भी दिमाग
मुँह से कभी कभी कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती है, गलत निकल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अगर ऐसा कुछ है, और ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत टाइप करके मैसेज करिए, मैं उसको, ताकि देखिए जब हमें चीज़ें पता चलेंगी तभी तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। ऐसे तो हमें लग रहा है कि हमने सब सही किया, और सही करने का मेरा पूरा प्रयास भी रहता है। बस यही है कि कभी कभार जैसे ज़ुबान लड़खड़ा गई हो या कभी कुछ मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि देखिए हमारा भी शेड्यूल ऐसा है कि घर गृहस्थी और लेडीज़ों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है ना, फिर स्कूल, फिर बच्चे, तमाम चीज़ें रहती हैं। तो जो वीडियो बनाती हूँ मैं, जो मेरा बचा हुआ समय होता है उसमें ही बनाती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि मतलब आपको कम से कम 2-3 पेज जो हैं वो पढ़ा दूँ एक वीडियो में। तो ऐसे में हो सकता है कि कभी जैसे किसी ने आवाज़ दे दिया पीछे से, कई बार आपको आवाज़ सुनाई देती होगी, कई बार मेरी बेटी भी बोल देती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो दिमाग बढ़ जाता है कभी कभार। तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करिएगा। नमः संस्कृतम।